हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं हूं रविंद्र सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं इस वर्ल्ड ऑफ साइंस की यूट्यूब चैनल में, जिसमें अपन क्लास 12 जो केमिस्ट्री है उसकी लगातार क्लासेस कर रहे हैं। आज की क्लास में अपन हेनरी के नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। हेनरी के नियम मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ा दिया है। हेनरी का नियम क्या था? किसी भी द्रव के अंदर आप किसी भी गैस को घोल सकते हो प्रेशर लगा के, यानी यदि आप टेम्परेचर स्थिर रहे यानी तापमान जो है वह स्थिर रहे, उस कंडीशन में आप प्रेशर लगा के गैस को द्रव के अंदर घोल सकते हो। इसी का एक अनुप्रयोग आता है जिसे अपन कहते हैं समुद्री गोताखोरी में। देखिए, समझिए इस चीज को। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप पहली बार आए हो चैनल पर। चलिए समझते हैं चीज क्या है, फंडा क्या है इसका। समुद्री गोताखोरी में क्या होता था कि देखिए, जब कोई भी क्या होता है, जो समुद्री गोताखोर होते हैं, गोताखोर किसे कहते हैं? जो समुद्र की गहराइयों के अंदर कुछ ना कुछ चीज की खोज या रिसर्च करने जाता है, उस व्यक्ति को अपन गोताखोर कहते हैं, समुद्र की गहराइयों के अंदर। तो समुद्र की गहराइयों के अंदर जब वह जाएगा तो सांस लेने के लिए सिलेंडर भी लेके जाएगा। तो उस समय वो सिलेंडर में क्या लेके जाता था? दो गैसें ले जाता था, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब आप सोच रहे हो भाई, तो नाइट्रोजन गैस को लेके क्यों जाता है? नाइट्रोजन गैस को ले जाने का कारण है, कोई भी व्यक्ति 100% ऑक्सीजन का उपयोग उसका शरीर कंज्यूम नहीं कर पाएगा। जब आप श्वास लेती हो तो उसमें लगभग 20 से 21% ही ऑक्सीजन होता है, बाकी अन्य गैसेस होती हैं। तो इससे बचने के लिए क्या किया था? नाइट्रोजन गैस को ले गया। लेकिन हेनरी ने नियम दिया था कि अगर आप प्रेशर को बढ़ा दोगे तो जो गैस है वह लिक्विड द्रव के अंदर घुल जाएगी। तो होता क्या था, जैसे जैसे गोताखोर समुद्र की गहराइयों के अंदर जाता, तो उसके यह था कि नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का जो मिश्रण लेके जाता था वह उसके रक्त में घुल जाता था। उसमें से जो ऑक्सीजन गैस थी, तो ऑक्सीजन गैस का प्रयोग तो अपना शरीर कर लेता है, लेकिन उस नाइट्रोजन गैस का प्रयोग अपना शरीर नहीं कर पाता है। तो यह नाइट्रोजन गैस अधिक प्रेशर के चलते, भाई समुद्र की जैसी गहराइयों में जाएगा तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर के बढ़ते के चलते नाइट्रोजन गैस किसमें घुल गई? गोताखोर की ब्लड में घुल गई। लेकिन यही नियम मैंने बताया था हेनरी ने कि प्रेशर बढ़ाने पर, दाब दाब बढ़ाने पर क्या होता है, जो गैस होती है वह द्रव के अंदर घुल जाती है। गैस घुली। अब क्या हुआ, जिस समय गोताखोर समुद्र की सतह पर आया, या मतलब ऊपर जब निकल के आया, समुद्र से बाहर निकल के आया, तो जो नाइट्रोजन गैस उसके ब्लड में घुल चुकी थी। ब्लड क्यों? द्रव होता है। तो अब यह नाइट्रोजन गैस बाहर निकलने की कोशिश करती है, और नाइट्रोजन गैस जो होती है वो बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। किसके रूप में निकलती है? बुलबुलों के रूप में। और यह जो बुलबुले होते हैं, यानी कि यह जो बबल्स होते हैं, वह मानव की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी जो गोताखोर होता है उसकी रक्त वाहिनियां, जिसे अपन ब्लड वेसल्स कहते हैं, उनमें फंस जाते थे। अब जैसे ही यह फंसे तो ब्लड का सर्कुलेशन क्या होगा? कम होगा, और उसमें क्या होगा? थोड़ी थोड़ी गठान उत्पन्न होने लगेंगे। अब इसी रोग को अपन कहते हैं बेड्स रोग। क्या कहते हैं इस रोग को? बेड्स रोग कहते हैं। अब कभी कभी तेज दर्द के साथ साथ जो गोताखोर होता था उसकी मृत्यु भी हो जाती थी। ठीक है। अब इससे बचने के लिए क्या किया गोताखोरों ने? नाइट्रोजन गैस के स्थान पर हीलियम गैस को उपयोग करने लगा। हीलियम गैस को इसलिए प्रेफर माना क्योंकि अधिक दाब पड़ने पर तो एक तो यह सरलता पूर्वक मानव के ब्लड में घुलता नहीं था। मानव के ब्लड में जो गोताखोर होता था उसके सरलता पूर्वक या अधिक प्रेशर, अधिक दाब पर भी या सरलता पूर्वक आसानी से मानव के ब्लड में नहीं घुलेगा। और जब नहीं घुलेगा तो इसे शरीर के बाहर, ब्लड में ही नहीं घुलेगा तो फिर कहाँ रह जाएगा? शरीर के अंदर रह जाएगा, और वह गैस नॉर्मली शरीर के बाहर निकल जाती थी। तो इससे इस यही कारण होता है कि समुद्र गोताखोर जो होते हैं वह नाइट्रोजन के स्थान पर किसका? आपका हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। यही हेनरी के नियम का पहला अनुप्रयोग है। इस चीज को अपन समझिए। देखिए, यही चीज मैंने लिखा है जो आपको समझाया है। देखिए यहाँ पे लिखा है समुद्री गोताखोर। समुद्री गोताखोर किसे कहते हैं मैंने आपको बता दिया। देखिए, पुराने समय में गोताखोर गोताखोरी के लिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस के मिश्रण का उपयोग करते थे। किस किस का? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस के मिश्रण का उपयोग करते थे। जब ये गोताखोर समुद्र की अत्यंत गहराइयों में पहुंचते थे, मतलब काफी बहुत ज्यादा नीचे पहुंच जाते थे, तब पानी का दबाव बढ़ जाता था। जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो पानी का प्रेशर लगातार क्या होगा, भाई उनके ऊपर इतना पानी रहता है ताकि कुछ हद नहीं है कि प्रेशर क्या हो जाता है उसका बढ़ जाता है। गोताखोर के रक्त में, अब देखिए आगे, अधिक बढ़ जाता था। पानी के दाब के बढ़ने के कारण ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन गैस गोताखोर के रक्त में घुल जाती थी। यानी जैसे ही पानी का प्रेशर बढ़ता था तो जो गोताखोर होता था उसके रक्त में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस दोनों घुल जाती थी। आगे, ऑक्सीजन का प्रयोग हमारा शरीर कर लेता है। ऑक्सीजन का प्रयोग अपना शरीर नॉर्मली कर लेता है, क्यों? ग्लूकोज टूटता है, जिससे ग्लूकोज के टूटने से ऑक्सीजन तोड़ता है, आपकी जो है ऊर्जा बनती है और आपका जल बनता है। ठीक है, वो अपन बायोलॉजी का टॉपिक है, उसको अलग समझना। घुल लेता है, लेकिन नाइट्रोजन गैस का प्रयोग हमारा शरीर नहीं कर पाता। मैंने अभी बताया कि ऑक्सीजन का प्रयोग कर लेता है, लेकिन नाइट्रोजन का प्रयोग हमारा शरीर नहीं कर पाता है। जब गोताखोर समुद्र की सतह पर वापस लौट आता है तब पानी का दाब बढ़ जाता है। मतलब जैसे ही समुद्री गोताखोर समुद्र की सतह पर वापस लौटता है
तो सिप के ऊपर से पानी का दाब क्या हो जाता है, हट जाता है। अब पानी का दाब हटेगा तो नाइट्रोजन गैस क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी, पानी का दाब हट जाता है। आगे देखिए, हट जाता है। पानी का दाब हट जाने के कारण रक्त में घुली हुई नाइट्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में शरीर के बाहर आती है। कहाँ आती, शरीर के बाहर आती है, बुलबुलों के रूप में। यह बुलबुले रक्त वाहिकाओं में फंस जाते हैं, जिसके कारण तेज दर्द और कभी कभी गोताखोर की मृत्यु भी हो जाती थी। शरीर के अंदर तेज दर्द होता है और कभी कभी गोताखोर की मृत्यु भी हो जाती थी। इस रोग को वेट्स रोग कहते हैं। क्या रोग कहते हैं, वेट्स रोग। अब देखिए, इससे बचने के लिए आज गोताखोर नाइट्रोजन के स्थान पर हीलियम का प्रयोग करने लगे हैं, क्योंकि हीलियम गैस अधिक दाब पर भी सरलतापूर्वक रक्त में नहीं घुलती है। जो हीलियम गैस होती है वह अधिक दाब पर, ज्यादा प्रेशर पर भी रक्त में नहीं घुलती है। यही कारण है कि गोताखोर नाइट्रोजन के स्थान पर हीलियम का प्रयोग करते हैं। आई होप को आपको जो हेनरी का नियम है, इसका पहला लॉ यानी पहला नियम समझ में आ गया होगा। आप एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक मैं अगले मैटर को तैयार करता हूं और आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं अगले अनुप्रयोग को। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। जब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, हेनरी के नियम के अपन दूसरे अनुप्रयोग को समझते हैं। दूसरे अनुप्रयोग में क्या बताया गया है, शीतल पेय का निर्माण। जैसे आप लोगों ने बहुत सी ब्रांड जैसे चीजें पी होंगी, जैसे आपने कोको कोला है, स्प्राइट है, थम्स अप है, या जो आपकी पेप्सी वगैरह है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप उसके कैप को डायरेक्ट खोलते हो उसमें छन्न जैसी आवाज निकलती है। तो इसका रीजन आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें क्या क्या चीज होती है। देखिए, उसी को अपन जो कोको कोला पेप्सी वगैरह होती है, इनको अपन शीतल पेय पदार्थ कहते हैं या शीतल पेयजल कहते हैं। तो इसके निर्माण के लिए अपन सबसे पहले एक बड़ा पात्र लेते हैं। क्या लिया आपने, एक पात्र लिया। इस डायग्राम पर अपन सारी चीजों को समझ जाएंगे यहाँ पर जो लिखा है। ठीक है, इसमें इस शीतल पेय बनाने के लिए सबसे पहले अपन एक बड़ा पात्र लिया और इस बड़े पात्र के अंदर अपन ने जल भर दिया। क्या भर दिया, जल भर दिया। यानी काफी ज्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो अपन को सबसे पहले बड़ा पात्र लेना है और उसमें क्या भर देना है, जल भर देना है। जब अपन इसमें जल भर देते हैं तो इसके इस पात्र के ऊपर से CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें क्या करते हैं, भेजते हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपने इस पात्र के जल की सतह पर ऊपर भेज दिया। अब अपन पिस्टन की सहायता से इसको दबाएंगे। क्या करेंगे, इसको दबाएंगे। तो आप इस पे जैसे ही दाब बढ़ाओगे तो हेनरी के नियम के अनुसार यह गैस किस में घुल जाएगी, आप लोग बताओ, जल में घुल जाएगी। जब तक दबाते हैं जब तक यह CO2 गैस पूरी तरह जल में नहीं घुल जाती है, और जैसे ही यह CO2 गैस पूरी तरह जल में घुल जाती है तब शीतल पेय का निर्माण हो जाता है। यही इसमें लिखा है, क्वेश्चन लिखा है शीतल पेय का निर्माण। शीतल पेय के निर्माण के लिए हम सबसे पहले एक बड़ा पात्र लेते हैं, और इस पात्र के अंदर जल भर देते हैं। क्या भर देते हैं, जल भर देते हैं। तथा अब हम इस जल की सतह पर CO2 गैस भेजते हैं। कौन सी गैस भेजते हैं, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस भेज देते हैं। अब हम इस CO2 गैस को पिस्टन की सहायता से इतना दबाते हैं कि CO2 गैस पूरी तरह से जल में घुल जाए। जब यह CO2 गैस पूरी तरह जल में घुल जाती है तब शीतल पेय का निर्माण हो जाता है। इस तरह से आपकी कोको कोला पेप्सी वगैरह निकाली जाती है। आप लोगों ने एक चीज और नोटिस की होगी, जब आप पेप्सी वगैरह को पीते हो तो पेप्सी जैसे पीते हो तो CO2 गैस आपके अंदर चली जाती है। और आप लोगों ने देखा होगा जैसे ही CO2 गैस अंदर जाती है तो CO2 गैस का अपने शरीर के अंदर कोई काम नहीं है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपन छोड़ भी देते हैं जब ग्लूकोज टूटता है। तब यह गैस क्या करती है, काफी मात्रा में कहाँ निकलती है, शरीर के बाहर निकलती है। तो जिससे आपकी कभी कभी क्या होता है, नाक में बिल्कुल इस तरह झंझनाहट, या मुंह हमेशा कहाँ से निकालनी चाहिए, पेप्सी की जो गैस होती है वो हमेशा मुंह से निकालनी चाहिए, ना कि नाक से। जब आप नाक से निकालते हो तो कभी कभी क्या होता है, पेप्सी भी नाक के अंदर काफी तेज झटका लगता है। यह आपके क्या हो गया, शीतल पेय का निर्माण हो गया। हेनरी के नियम का दूसरा अनुप्रयोग हो गया। अब इसका अपन तीसरा नियम समझते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपके लिए तीसरा नियम रेडी करता हूँ जिससे आपको चीजें जल्दी कम समय में जल्दी समझ में आए। ठीक है, पर्वतारोहण वाला और समझते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, इसका तीसरा अनुप्रयोग और है पर्वतारोहण में। पर्वतारोहण क्या होता है, जब कोई भी व्यक्ति ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ता है या किसी भी रिसर्च या किसी भी चीज को करने के लिए अगर ऊंचे पर्वतों पर चढ़ रहा है तो उस व्यक्ति को बोलते हैं पर्वतारोही। क्या बोलते हैं, पर्वतारोही। तो पर्वतारोही जो प्रक्रिया या जो प्रोसेस होती है उसको अपन पर्वतारोहण कहते हैं। जब कोई व्यक्ति ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ता है, जैसे वह अधिक ऊंची हाइट पर जाता है तो ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ता है, तो ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब सामान्य से कम हो जाता है। यानी कि ऑक्सीजन गैस को मानव के ब्लड में घुलने के लिए जितने प्रेशर यानी दाब की आवश्यकता होती है, पर्वतों पर जाने के लिए वहां पे दाब की मात्रा में क्या हो जाती है, दाब सामान्य से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब दाब कम होगा तो आप लोगों को पता है ऑक्सीजन गैस पूरी तरह ब्लड में नहीं घुल पाएगी। तो यही कारण है, सामान्य से कम हो जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन गैस मनुष्य के रक्त में पूरी तरह नहीं घुल पाती है। यानी कि जो ऑक्सीजन गैस होती है मानव के शरीर में पूरी तरह डिजोल्व यानी घुल नहीं पाती है, जिसके कारण होता क्या है, मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं घुल पाएगी तो मानव के शरीर में ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी। और जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होगी तो ग्लूकोज नहीं टूटेगा तो क्या होगा,
उसमें एनर्जी की कमी होगी, मतलब ऊर्जा कम बनेगी। ऊर्जा के कम बनने के कारण व्यक्ति को चक्कर आने लगते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिसके कारण व्यक्ति को चक्कर आने लगते हैं, उल्टियां होने लगती हैं और मति भ्रम आदि समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। आई होप को आपको हेनरी के नियम के तीनों अनुप्रयोग समझ में आए होंगे। अगर चीजें समझ में आएंगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद जय भारत, खुश रहिए, आबाद रहिए अपनों के साथ।